स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास इंटर यूनिट रे ऑप्टिक्स का चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। अभी तक आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था थ्रू मिरर और लेंस, बट अब आपको स्फेरिकल सरफेस के थ्रू क्या पढ़ना है? तो जिस प्रकार लेंस या मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, सिमिलरली स्फेरिकल सरफेस भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो हम पहले पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। किसी कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन। चलिए पहले हम इसका डायग्राम अच्छे से समझ लेते हैं। हमने मान लिया कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका ये सरफेस कॉनकेव है, ठीक है, ये अंदर की ओर दबा हुआ है। अब इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने खींची, ये पोल P हो जाएगा और ये सेंटर C हो जाएगा। सेंटर C से हम नॉर्मल खींचते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है? जब आप रिफ्रैक्शन करते हैं तो आप देखते हैं कि एक ऐसी लाइन जो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है अपने पाथ पर, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। ओके, तो लेंस और मिरर में क्या होता है कि सेंटर से पास होने वाली लाइन बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है, यानी सेंटर से जो हम लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, वो क्या हो जाएगी? आपकी नॉर्मल हो जाएगी। हमने मान लिया इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है। पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके लिए जो किसी मिरर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रखा होता है, या एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत ही छोटा होता है, उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां पर एक प्रिंसिपल एक्सिस पर, इस स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखी हुई है। O से एक इंसिडेंट रे OA चलती है, जो यहां A पर इंसिडेंट होती है। ये एक इंसिडेंट रे है, O से चल रही है और A पर इंसिडेंट हो रही है। अब अगर ये स्फेरिकल सरफेस ना होता तो ये रे इस तरह से निकल जाती, ये इस तरह से बिल्कुल सीधे रे इस तरह से निकल जाती। बट स्फेरिकल सरफेस आ गया, यहां पर मीडियम आ गया। अब यहां पर मीडियम चेंज हो रहा है। लाइट एयर से इस ग्लास में, इस स्फेरिकल सरफेस ग्लास में एंटर कर रही है, यानी एयर से ग्लास में एंटर कर रही है। एयर जो होता है वो रेयरर मीडियम होता है, जबकि ग्लास डेंसर मीडियम होता है एयर के कंपेयर में। तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाती है, यानी ये सीधे नहीं जाएगी। ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल के टूवर्ड्स थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। हमने मान लिया ये इस तरह से बेंड होकर AB डायरेक्शन में निकल जाती है। अब जब हम इस लाइन को पीछे बढ़ाएंगे तो ये लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट ऑब्जेक्ट O का इमेज हो जाएगा। यहां पर O से एक रे चलेगी, A पर इंसिडेंट होगी और A से AB डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट हो जाएगी। इस रे को जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये जहां पर कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट O का इमेज I बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, एक बार हम फिर से समझ लें डायग्राम। O क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिससे एक रे OA चल रही है। अब ये रे OA AB डायरेक्शन में जा रही है। रिफ्रैक्शन के बाद ये अपने पाथ से डेविएट हो गई इस तरह से। इसको सीधे निकलना था, तो ये सीधे ना जाकर एयर से ग्लास में, यानी रेयरर से डेंसर में जाने के कारण AB डायरेक्शन में मुड़ गई। इस AB रे को जब हमने पीछे बढ़ाया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को I पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये I जो है ऑब्जेक्ट O का इमेज हो जाएगा। क्लियर है? अब हमने क्या किया, अब यहां पर देखिए OA से ये इंसिडेंट रे थी, तो ये इंसिडेंट रे और ये C से हमने नॉर्मल खींचा था, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, कि इनके बिटवीन जो एंगल बनता है, उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और आई से रिप्रेजेंट करते हैं।
ए बी रिफ्रैक्टेड रे थी, इसको हमने पीछे की ओर बढ़ाया तो ये आई ए रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बिटवीन जो एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। और हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट पर एंगल अल्फा, इमेज पर एंगल बीटा और सेंटर पर एंगल गामा बन रहा है, ये हमने सपोज किया है। साथ ही हमने मान लिया, हमने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस पर ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए एन, जिसकी हाइट कितनी है, एच है। अब देखिए इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी, ये एक ट्रायंगल है, इसको हम अलग से ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये इस तरह से एंगल ओ ए सी बना हुआ है, ओ ए सी। अगर हम किसी ट्रायंगल की एक साइड को बढ़ा देते हैं तो एडजेसेंट साइड के साथ ट्रायंगल के बाहर जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। तो ये जो एंगल ए सी पी है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। डायग्राम में देखिए ए सी पी, ये एक्सटीरियर एंगल है। इसको हमने क्या नाम दिया, गामा नाम दिया, माना हुआ है। ओ पर कौन सा एंगल बन रहा है, अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा। और ये एंगल कितना है, आई, तो ये आई हो जाएगा। अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होती है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो अब ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। कौन से इंटीरियर एंगल, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 1 2 3। तो जिसके बगल में एक्सटीरियर एंगल बनता है हम उसको छोड़ देते हैं और रिमेनिंग 2 एंगल्स जो होते हैं वो एडजेसेंट इंटीरियर करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल होते हैं। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल गामा है ये करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल अल्फा और आई के सम के इक्वल होगा। ये आपने हाई स्कूल में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ी होगी। तो यहां पर जो एंगल गामा है ये अल्फा और आई के सम के इक्वल, इस एंगल के बगल में बन रहा है एक्सटीरियर, तो इसको छोड़ देंगे तो अल्फा और आई के सम के इक्वल हो जाएगा। तो गामा इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस आई। अब यहां से अगर हम आई की वैल्यू निकालें तो आई इक्वल हो जाएगा, अल्फा इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा आई इक्वल गामा माइनस अल्फा। यहां से हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू फाइंड कर ली। सिमिलरली इन ट्रायंगल आई ए सी, अब यहां पर देखिए ये ट्रायंगल की साइड हमने बढ़ा दी तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा आई ए सी का। तो अब ये जो गामा है आई ए सी का भी एक्सटीरियर एंगल बनेगा और एक्सटीरियर एंगल जिसके बगल में बनता है उसे छोड़कर रिमेनिंग 2 इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो आई ए सी में गामा बीटा और आर के सम के इक्वल होगा। तो इन ट्रायंगल आई ए सी गामा इक्वल आर प्लस बीटा, बीटा को हम यहां ले आएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, गामा माइनस बीटा इक्वल आर। इंटरचेंज कर दें दोनों को आपस में तो आर इक्वल आ जाएगा गामा माइनस बीटा। ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपका था एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। आगे देखते हैं, हमने यहां पर क्या लगा दिया, स्नेल्स लॉ लगा दिया। तो हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कांस्टेंट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पर देखिए जो लाइट रे थी वो मीडियम 1 से चलकर मीडियम 2 में जा रही, भाई ओ ए से ए बी में रिफ्रैक्ट हो गई, यानी 1 से चल रही है और 2 में जा रही है। तो यही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सीरियल लिख देते हैं। लाइट रे 1 से चल रही है और 2 में जा रही है तो 1 पहले लिखा और 2 बाद में लिख दिया। इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 और इसकी वैल्यू होती है n2 अपॉन n1। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल हो जाएगा n2 अपॉन n1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो n1 ऊपर आ जाएगा और साइन आर ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n1 साइन आई इक्वल n2 साइन आर। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया।
अब हमने मान लिया कि सिंस अपर्चर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज वेरी स्मॉल, स्फेरिकल सरफेस का अपर्चर बहुत ही छोटा है, तो इसमें जितने भी एंगल बनेंगे वो बहुत ही छोटे होंगे। एंगल्स आर आल्सो वेरी स्मॉल। तो हमने क्या किया, साइन आई की जगह आई ले लिया, साइन आर की जगह आर ले लेंगे। यहाँ पे सिंस अपर्चर हमने बहुत ही छोटा लेट किया है तो एंगल्स भी बहुत छोटे बनेंगे, जिसकी वजह से साइन आई की वैल्यू आई हो जाएगी और साइन आर की वैल्यू आर हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो साइन आई की जगह हमने आई रखा, साइन आर की जगह हमने आर रख दिया। अब आई और आर की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, ये आई की वैल्यू है और ये आर की। तो आई की जगह हम रख देंगे गामा माइनस अल्फा और आर की जगह रख देंगे गामा माइनस बीटा। तो हमने यहां पर आई की जगह वैल्यू पुट कर दी गामा माइनस अल्फा और आर की जगह वैल्यू पुट की गामा माइनस बीटा। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको यहां पर पुट कर देंगे। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करने के लिए डायग्राम में आते हैं। तो देखिए यहां पे गामा इस ट्रायंगल में है ACN। तो हमने इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या लगा दिया, 10। ठीक है, हम इस ट्रायंगल को यहां ड्रॉ करते हैं। ये है AN और ये C। ये है एंगल गामा, ये H और इससे थोड़ी दूरी पर पोल P है। ये देखिए N से थोड़ी डिस्टेंस पर पोल P है, तो हमने यहां पर N से थोड़ी डिस्टेंस पर पोल P ले लिया। अब इस ट्रायंगल में हमने फॉर्मूला लगाया 10 गामा। तो 10 इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने परपेंडिकुलर ले लिया AN और बेस ले लिया CN। तो 10 गामा इक्वल AN अपॉन CN। अब सिंस अपर्चर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज वेरी स्मॉल, हेंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल। अब स्फेरिकल सरफेस का हमने माना है कि अपर्चर बहुत ही स्मॉल है, तो एंगल भी बहुत ही स्मॉल होंगे। तो हमने क्या किया, 10 गामा की जगह गामा ले लिया और CN की जगह CP ले लिया, क्योंकि लेंस और मिरर में जितनी भी डिस्टेंस होती हैं वो पोल से ली जाती हैं। पोल से सेंटर की डिस्टेंस, पोल से फोकस की डिस्टेंस, पोल से इमेज की और पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे N और P, जब इसका अपर्चर बहुत ही स्मॉल होगा तो N और P जो होंगे वो बहुत ही पास होंगे, इतने पास होंगे कि एक दूसरे पर कोइंसाइड होंगे। यहां पर डायग्राम क्लियरली बताने के लिए हमने दूर दूर थोड़ा माना है ताकि डायग्राम क्लियरली समझाया जा सके। बट N रियलिटी में N और P लगभग इस तरह से होते हैं। तो लगभग कोइंसाइड माना जाता है इनको, कि ये माना जाता है कि N और P क्या है, एक दूसरे पर लाई कर रहे हैं। तो हम CN की जगह क्या ले सकते हैं, CP। तो हमने 10 गामा की जगह गामा ले लिया, CN की जगह CP ले लिया। अब देखिए AN की वैल्यू क्या है, AN की वैल्यू है H और CP, C है सेंटर, P होता है पोल। पोल से सेंटर की डिस्टेंस होती है रेडियस R। तो हमने CP की जगह रेडियस R लिख दिया। यहां देखिए पोल से सेंटर की डिस्टेंस R होती है, पोल से इमेज की डिस्टेंस V होती है और पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U होती है। अब लेंस में या मिरर में लेफ्ट साइड की सभी डिस्टेंस निगेटिव और राइट साइड की सभी डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। तो रेडियस R जो है वो क्या कहां है, लेफ्ट साइड में है। ओके, तो R की वैल्यू निगेटिव ले लेंगे। तो गामा इक्वल हो जाएगा H अपॉन माइनस R। सिमिलरली हम बीटा और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो बीटा इक्वल आ जाएगा H अपॉन माइनस V और अल्फा इक्वल आ जाएगा H अपॉन माइनस U। अब ये अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो हमने यहां पे क्या किया, गामा, अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट की। तो अल्फा गामा की जगह हमने रख दिया H अपॉन माइनस R, अल्फा की जगह रख दिया H अपॉन माइनस U, अगेन गामा की जगह H अपॉन माइनस R और बीटा की जगह H अपॉन
माइनस वी रख दिया। अब यहां पर देखिए दो साइन एक साथ नहीं होते हैं, उनका हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पे दोनों साइड से h कॉमन हो रहा है, तो हमने ऊपर से h कॉमन कर लिया, तो ये हो जाएगा, जब यहां से h हटा दिया तो ये हो गया माइनस 1/r प्लस 1/u। सिमिलरली यहां से इन दोनों से h कॉमन किया तो ये बचेगा माइनस 1/r प्लस 1/v। h से h कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, n1 माइनस 1/r प्लस 1/u इक्वल n2 माइनस 1/r प्लस 1/v। यहां पर n1 से अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, यहां n2 से अंदर मल्टीप्लाई कराया, तो जब n1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस n1/r प्लस माइनस n1/u, और यहां n2 का मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस n2/r प्लस n2/v। अब हम क्या करेंगे, r वाले टर्म एक साथ कर लेंगे, uv एक साथ कर लेंगे, तो n2/r को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, n1/u को राइट साइड ले जाएंगे, तो माइनस n2/r इसको हम यहां ला रहे हैं, ये माइनस का है, जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का, इसका साइन प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और n1/r माइनस का है तो हमने इसको लिख दिया माइनस n1/r। सिमिलरली n2/v प्लस का है, बट n1/u जब इस साइड आएगा तो इसका साइन प्लस से माइनस हो जाएगा। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ये इधर ले आए और ये इधर ले आए, तो ये हो जाएगा n2/v माइनस n1/u इक्वल n2/r माइनस n1/r। तो ये आपका जो फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस, किसी कॉनकेव सरफेस से लाइट के रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला। इसको हम और इजी स्टेप में कन्वर्ट करेंगे, तो इजी स्टेप में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड से n1 कॉमन करेंगे, तो हम यहां से जब n1 कॉमन करेंगे तो यहां पर देखिए n1 है, तो n1 कॉमन करेंगे तो यहां 1 बचेगा, बट इस टर्म में n1 नहीं है, तो अगर कॉमन वाला टर्म नहीं होता है तो हम उससे डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें हमने n1 से डिवाइड कर दिया और यहां से n1 ऊपर से कॉमन लिया तो 1 आ गया। सिमिलरली यहां पर हमने n1 कॉमन किया, तो जब n1 कॉमन करेंगे तो यहां पर तो n1 है, इन दोनों में से इस टर्म में n1 है तो ऊपर 1 आ जाएगा कॉमन होके, बट इसमें n1 नहीं है तो n1 से हम डिवाइड कर देंगे। फिर अभी हमने स्नेल्स लॉ में बताया था 1 n2 को हम लिखते हैं n2/n1, जिसको हमने क्या लेट कर लिया, n, हमने मान लिया n2/n1 की वैल्यू n है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज n। ये हमने लेट कर लिया है कि दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में n है, तो n2/n1 की जगह हमने n पुट कर दिया, तो n2/n1 की जगह n रख दिया, यहां n2/n1 की जगह n पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा n1 n/v माइनस 1/u इक्वल n1 n/r माइनस 1/r। n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा n/v माइनस 1/u इक्वल n माइनस 1/r। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा और सिंपल टर्म्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। मोस्टली यही फॉर्मूला आपका यूज होता है, बट कहीं कहीं इस फॉर्मूले का यूज हो जाता है जब दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दिए होते हैं तब ये यूज करते हैं, और एक ही दिया होता है तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं।